क्वेश्चन नंबर 2, express 100 as the sum of 10 odd number. Express 100 as a sum of 100 as the sum of 10 odd numbers. देखिए 100 को कैसे हम लिखेंगे ऑड नंबर के फॉर्म में? ऑड नंबर पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15. चेक करते हैं कितना हो गया. 15 3 28, 28 29, 29 10 39 40 48, 48 2 50 55 5 60 63 64 64. 15 16 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23. आई थिंक अब पूरा हो जाएगा. चेक करेंगे 23 तक ऐसा है टोटल. 3 4 9, 9 7 16, 16 4 20 25 25, 25 35 36 36 46 46 47 49 49 50 54 54 10 64 64 10 64 10 74 86 81 81 99 10 100. ठीक है, यहाँ पे लास्ट. तो ये आपके टोटल नंबर है 1 से लेकर 19 तक जो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का सम हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया. हमें 100 दिखाना था ऑड नंबर, पहले ऑड नंबरों को जोड़कर. तो ये टोटल मिला के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, जो कि जिनका ऐड टोटल कितना हो रहा है 100 हो रहा है. तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था 10 ऑड नंबर का सम. तो टोटल ये 10 नंबर है जिनका सम हमने 100 दिखाया. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका x. यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, लेकिन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू निकालनी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. करना क्या है, एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 360. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होगा 360. तो यहाँ पर ऐड करते हैं फटाफट. देखिए 90 डिग्री 50 डिग्री 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना होगा 360. कितना हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 360 माइनस 250. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना 50 60 110 डिग्री. तो ये हमारे पास हो गया 110. तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया 110 डिग्री. ठीक है, चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा. हमें दिया हुआ है हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या दे रखा है देखिएगा. पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि दे रखा है 6, 8, x + 1. हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी है उससे हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. हम लिख रहे हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. कैलकुलेट करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 100. तो हमारा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन यहाँ पे बनके तैयार हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनके तैयार हुआ. यहाँ पर हमने क्या करा, एक को हमने परपेंडिकुलर कंसीडर किया, एक को हमने बेस कंसीडर किया, इसको हमने हाइपोटेन्यूस कंसीडर किया. हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई. प्रॉपर्टी क्या लगाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर. ये हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम होता है. हमने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, जो कि क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने ये आइडेंटिटी लगा दी और कैलकुलेट करके क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन बना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्योंकि पावर 2 इक्वेशन, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट में कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है. अब यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको स्प्लिट द मिडिल टर्म भी बोलते हैं. तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे. कैसे लगाएंगे, हम पहले और आखिरी का हम यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं. आपको जिनको नहीं आता उनको सीखने को मिल जाएगा. यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर इंटू माइनस का 99 x स्क्वायर. मिडिल टर्म कितना हमारे पास, मिडिल टर्म 2x है. 2x को ब्रेक करिए इस तरीके से कि ऐड करने पे 2x आ जाए पॉजिटिव का, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 99 x स्क्वायर आ जाए. तो सिंपल है 11x, और यहाँ पर हम 9x लगाएंगे. पॉजिटिव 11 माइनस का 9, 11 में से 9 गए 2, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 99 x स्क्वायर. ठीक है, तो हम फटाफट कर रहे हैं. x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस का 9x माइनस का 99 बराबर में 0. पहले ग्रुपिंग करिए. ग्रुपिंग में दो टर्म यहाँ कॉमन लीजिए. x अलग, x + 11, यहाँ पे माइनस 9 अलग, x + 11 0, x - 9 और x + 11, ये हो गया हमारे पास 0. अब यहाँ से x की हमारी वैल्यू मिल जाएगी. ध्यान से देखिएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सोल्व करता हूँ, फिर बताता हूँ. हाँ, तो देखिए यहाँ पर x - 9 x + 1 हमारे 11 आ गया. इसका आप 0 निकालते हैं तो x - 9 = 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर x + 11 = 0. तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -11. तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई. तो नेगेटिव में तो हमें वैल्यू लेना है कि साइड कभी हमारा नेगेटिव होता नहीं. तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 9, क्योंकि साइड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव. तो हमारे पास जो ट्रिपलेट था वो क्या था, x + 1, ये हमारी वैल्यू निकालनी थी. एक्चुअल में हमारे पास जो लिखा हुआ था 6, 8, x + 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 + 1 कितना आ जाएगा 10. तो 6, 8, 10 हमारा हो जाएगा कंप्लीट.
चलिए नेक्स्ट पार्ट इसी का और था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का और, अभी हम देखते हैं, इसको मिटा दो। फोर्थ का और पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ का और पार्ट क्या है हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन क्या है फटाफट देख लीजिए, 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर आप देखिएगा मतलब तीन तीन रूट है यहाँ पर 225। करने का तरीका बहुत सिंपल होगा, हम लास्ट से शुरू करेंगे, फर्स्ट की तरफ आएंगे तो हम कंप्लीट, बहुत आसान सवाल है पर करने का प्रोसेस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 154 और ये 225 का रूट हो जाता है आपका 15, 225 15 का होता है, 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट वन 108 ऐड करिएगा तो आएगा 169, 169 आपका 13 का होता है, ध्यान से रखिएगा, 13 का होता है, 13 को ऐड करिए कितना आ जाएगा आपका 121, 121 किसका होता है सभी को पता है 11 का होता है, तो ये हो गया आपका 11 इसका वैल्यू, हमें इसका वैल्यू निकाला था जो कि कितना निकल गया है 11। प्रोसेस देखिए, पहले हमने 225 का किया 15, फिर हमने इसको ऐड किया तो 169 का रूट निकाला 13, फिर इनको ऐड किया तो आया 121 और फिर हमारा 11 आ गया। ध्यान से देखिए प्रोसेस कितना सिंपल है। नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या, बहुत सिंपल है, सिंपल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, 1/4x - 3 = 7, कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे बता रखा है मैंने आपको कि क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड में वेरिएबल रख दिया, राइट हैंड में कांस्टेंट रख दिया, तो x/4 = ये हो गया आपका 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। कितना सिंपल सवाल है, 2 नंबर के सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पे जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, 256 का क्या करना है प्राइम फैक्टर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 256। तो क्या होगा 256 कैसे करेंगे, प्रोसेस देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ध्यान से देखिएगा, 2 से करते हैं, 2 1 2 2 4 2 8 16, देन 2 से करिए, 2 6 12 2 4 8, देन 2 से करिए 32, देन 2 से करिए 16, देन 2 से करिए 8, देन 2 से करिए 4, देन 2 से करिए 2, देन 2 से करिए 1। अब यहाँ पे हमें बताया गया था परफेक्ट क्यूब की बात करिए, क्यूब का मतलब होता है 3 के पेयर बनाना। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पेयर इनकम्प्लीट है, कितना इनकम कितना चाहिए हमें यहाँ पर, हमें मल्टीप्लाई 2 और करना है, तो हमें पता चल गया, हम यहाँ लिख रहे हैं 2 × 2 × 2, देन 2 × 2 × 2, देन 2 × 2। अब यहाँ पर ये कंप्लीट पेयर, ये कंप्लीट पेयर, यहाँ कंप्लीट पेयर नहीं है, एक हमें कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 1 2 की कमी पड़ी, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, ताकि वो कंप्लीट ये 256 जो कि हमारा अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 यहीं पे देख लीजिए बच्चों ध्यान से, कह रहा है दक्ष ने 987 रुपए 987 रुपीज का एक टेबल बेचा, बेचा मतलब क्या बेचा, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस है ना, बेचा मतलब क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा भैया 987 में बेचा, नुकसान कितने का हुआ उसको, लॉस परसेंट दे रखा है अपने पास 6%, लॉस परसेंट कितना 6%, हमें क्या निकालना है बच्चों, सीपी निकालना, क्या निकालना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा 987, लॉस हमें दे रखा 6% का, और सीपी हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बच्चों, लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताइए, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, सिंपल 6/100। अब ये 100 यहां लेकर आ दिया मैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी, सिंपल 6/100। अब सीपी का सीपी तो हमें पता ही नहीं है, एसपी कितना 987, क्या करेंगे जी, और यहाँ पर सीपी क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, हाँ आता है जी, तो 6 सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सीपी माइनस का 98700, कैलकुलेट करते हैं 6 सीपी माइनस का 100 सीपी इक्वल टू माइनस का 98700, माइनस करिएगा कितना आएगा 94 सीपी इक्वल टू माइनस का 94 सीपी, ठीक है जी, 98700 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करें 94 मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यहां कर देते हैं जी, देखिए ध्यान से, सीपी बराबर 98700 डिवाइड बाय 94। अभी कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आएगा, होल्ड कर, तो ये डिवाइड करा हमने इसको, तो ये डिवाइड करके आया 1050, तो 1050 हमारा क्या निकल के आया कॉस्ट प्राइस। खरीदा जी हम, बेचा हमने जी 9887 में, खरीदा था हमने जी 1050 में, हमें नुकसान हो गया 6% का, बहुत सिंपल काम खत्म। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, चलो सेक्शन सी बच्चों ध्यान से, सेक्शन सी ये हमारे लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके अंदर में बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है और इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे, जिन बच्चों को एनसीईआरटी अदर राइटर की किताब है उनमें भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, एरिया कितना है, ट्रेपेजियम जानते हैं, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा, ये ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अब इसका ऑलरेडी एरिया क्या दे रखा है, कैसे भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एरिया बता दे रहा हूँ, एरिया क्या दे रखा है हमें, एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दे रखा है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हो गया हाइट, मतलब 100 मीटर ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हाइट बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट हो गया। उसके अलावा हमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, एक को अगर मैं x मान ले तो एक को मैं बच्चों यहाँ पर क्या मान लूंगा 2x मान लूंगा, ठीक है, अगर मैं एक को यहाँ पर क्या मान ले तो x मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं इसके अलावा अब देखिए ध्यान से फटाफट में बताएगा लेंथ ऑफ पैरेलल साइड बताने, तो ध्यान से लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या हो जाएगा हाइट, ठीक है जी, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज x प्लस 2x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 हियर इज 10500, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इनटू 3x, 00 कैंसिल तो 105
ये मल्टी जो डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, here is 3x, तो ये हो जाएगा आपका 210। अब 3 से डिवाइड कर दो आकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 7 20 70। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 70। हमें क्या निकाला था क्वेश्चन में निकाला था फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हमें दोनों साइड की लेंथ बतानी, एक तो मैंने बता दिया, एक आ गया हमारा 70, दूसरा कितना आएगा, दूसरा हमारा 2x था, 2 into 70 कितना होगा बच्चों, 140 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में लिख देना जी, ठीक है सेंटीमीटर। तो सवाल बहुत सिंपल था, 3 नंबर का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट, वैसे भी हर साल दर साल ये क्वेश्चन रिपीटेड था। उतार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो और पार्ट है वो भी देख लीजिए, कितना सिंपल सवाल था, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग विद एनसीईआरटी में था ये सवाल। लिखा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड, अब देखिए यहाँ पे रोम्बस की साइड दे रखी है, हमें साइड दे रखा 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड भी दे रखा है। एल्टीट्यूड मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, हाइट है हमारी, क्या ये हाइट है, हाइट दे रखा 4.8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक डायगोनल भी दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको डायगोनल 1 कह दे रहे हैं, डायगोनल हमारे पास इसको D1 बोल दीजिए, D1, और डायगोनल 1 हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं कि दूसरे वाले डायगोनल का लेंथ बताइए। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है नॉर्मल अप्रोच में, पर इस जानकारी से फिर क्या, इस जानकारी में जो ऊपर की ये इन्फॉर्मेशन, इससे भी हमारा एरिया निकलेगा। बहुत से बच्चों को ये तरीका पता ही नहीं होगा, तो ये ध्यान से रखिएगा याद। अगर जैसे हम अटेंड करेंगे क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, सिंपल कहेंगे इसको, साइड इंटू एल्टीट्यूड, साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो ये हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 5 इंटू 4.8। कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा के करना, कर लीजिए ऐसे करके। तो 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, ये हो जाएगा 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब दोबारा से फिर फॉर्मूला लगाई कि हमें डायगोनल निकालना, तो हम जो ट्रेडिशनल हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, जो हम सभी बच्चों को पता भी होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, वो क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस जो बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रीक्वेंट, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ से डायगोनल 2 आप निकाल लोगे, एरिया हम यही यूज करेंगे जो पिछले केस में निकाल चुके हैं। हमारे पास डायगोनल 1 ऑलरेडी पता था, डायगोनल 2 हम कैलकुलेट करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो 24/4 इक्वल टू ये होगा डायगोनल 2, कितना हो गया 4 6 4 24, तो ये 6 सेंटीमीटर आपका आ गया डायगोनल 2। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग बस यही था कि हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस एक ये भी फॉर्मूला होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो हमें बस ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ये देखिए 3 नंबर में था, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे शुरू में वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आए थे लीनियर के। तो लीनियर के सवाल पैटर्न तो सेम है, पर ये क्वेश्चन का जो होता है फॉर्मेशन वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बाकी क्वेश्चनों से अलग सा दिख रहा है। करेंगे कैसे देखिएगा ध्यान से, इसमें बेसिक जो गलतियां होती है मैं बता दूं। जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लीज ब्रैकेट आप खुद से मेंशन कर ले, ताकि साइन का मिस्टेक आप ना करें। माइनस लगा है तो ब्रैकेट का जरूर यूज करें। ये जो y है इसको इधर ले आइए, मतलब जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेकर आइए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, 3/4। अब ये अप्रोच क्या है, सिंपल वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ रखने का ये अप्रोच है, ये जरूर आप फॉलो करें। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 2 और 1 का एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करें सिंपली तो 2y माइनस का 3 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ 2 2 जा 4 2 टाइम में, तो हमने यहाँ कैलकुलेट करके लिख दिया। और यहाँ पर 1 किलो 4 टाइम तो 4y आ गया, 4y आ गया इक्वल टू 3/4। ध्यान से देखिएगा, तो 2y माइनस 3 माइनस का 6y प्लस का 10 माइनस का 4y, एंड यहाँ पर देखिएगा ध्यान से ये 4 यहाँ पे 3/4 कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2y लिखिएगा, 6 और 4 माइनस का 10y, 10 में से 3 का तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव का 7 अपॉन में 4, हियर इज 3/4। अब आप 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, बस काट के दिखाना नहीं है मैथमेटिकली, बस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आप क्रॉस भी करके उसको काट सकते हैं। तो अभी हमारे रिजल्ट में क्या बचेगा, 2y माइनस 10 में कितना हो गया बच्चों, आपके लिए 2y माइनस 10y हो गया बच्चों, माइनस का 8y प्लस का 7 इक्वल टू 3। क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ क्रॉस में लाकर भी कैंसिल कर सकते थे, हमने एक स्टेप यहाँ पे कम किया है। तो माइनस का 8y 3 माइनस 7 माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 4/8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो y इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो गया y की वैल्यू। बहुत सिंपल, आपने कहा ध्यान रखना है, यहां पर जरूर ध्यान रखें, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है आपको। उसके अलावा जो नॉर्मली और कहां गलती होती है, और कहीं मिस्टेक होता नहीं है, बस ये हम कई बार भूल जाते हैं, साइन की गलती यहीं पर हो जाती है हमारे साथ। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। ध्यान से उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। लिखा हुआ है 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। तो हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें हम दो हमारी जो वेरिएबल अटैच है, तो दोनों वेरिएबल को हम यहाँ मेंशन करते हैं। 2 वेरिएबल है, कौन कौन सा, एक में दे रखा है आपका हाइट ऑफ पोल, एक में है आपका लेंथ ऑफ शैडो। लिखिएगा यहाँ पर हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो, और जिसमें मीटर में डाटा हमारे पास, ध्यान रखिएगा मीटर में है, लिख देते हैं इन मीटर, यहाँ पर भी इन मीटर। तो कहा गया है कि आपका 14 मीटर पोल की लंबाई है। अब यहाँ 14 लिख देते, मीटर मैंने मेंशन कर दिया है। 10 मीटर शैडो है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल व्हिच कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर। कह रहा है 15 मीटर का शैडो है, तो हाइट पोल का क्या होगा। ठीक है, सिंपल, आपको पता है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट का है, क्यों,
कि जैसे जैसे आप देखोगे कि हमारे पास अगर हाइट बढ़ता है तो लेंथ ऑफ शैडो भी बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि हाइट के बढ़ने से शैडो भी बढ़ता है। तो हम डायरेक्ट वाले में क्या करते हैं 14/10 x/15, हम यहाँ पे डायरेक्ट में करते हैं क्या क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 into 15 here is 10 into x, कैलकुलेट करेंगे 14 into 15/10 here is x, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 21 मीटर। 21 मीटर ये आपका हो गया हाइट ऑफ दी पोल। हाइट ऑफ दी पोल लिख देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ दी पोल। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर और 3 मार्क्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का। अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें, सेक्शन डी। सेक्शन डी है, सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल 3 क्वेश्चन है अपने पास, 5 नंबर के, 15 नंबर का सेक्शन डी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो क्वेश्चन जो 11 है हमारा, ये चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन का है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 12 हमारा जो आया हुआ है ये आपका क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर से आया हुआ है और क्वेश्चन 13 अगेन फैक्टराइजेशन का ही है। हाँ, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी वाला जो चैप्टर है, ये 3 चैप्टरों का मर्जर है। 3 ही चैप्टर से क्वेश्चन है ये आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो 11वां क्वेश्चन हमारे पास क्या था, देखिएगा ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था ये। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5m², ध्यान से लिखिएगा, m/3 प्लस में 5/2 माइनस का m/2 माइनस का m²/3 माइनस का 1/3 प्लस का माइनस का 2m² माइनस का 1/6 प्लस का m/5 प्लस का m/5। ये हो गया। अब ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें करना क्या है, पहला काम ये करो कि सभी टर्म को ओपन कर दो, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस लगा हुआ है इसको ओपन करो। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, तो लेंथी ज्यादा दिख रहा है। m/3 प्लस का 5/2 माइनस का m/2, ब्रैकेट खोल रहा है, माइनस अंदर के साइन को चेंज कर रहा है, m²/3 प्लस का 1/3 प्लस का ये प्लस माइनस एजिटी जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वही साइन ओपन होगा, माइनस का 1/6 प्लस का m/5। अब ध्यान क्या करना है, जितने भी आपके पास m वाले टर्म, चाहे वो स्क्वायर वाले टर्म है चाहे वो सिंपल m हो, एक तरफ अलग कर दो इसको। तो 5m² माइनस का m/3 माइनस का m/2 प्लस का m²/3 माइनस का 2m² प्लस का m/5। ये हो गया आपके पास। इसको मैंने अलग कर दिया, चाहे ब्रैकेट का यूज करो या मतलब कोई दिक्कत नहीं, अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर 5/2 पॉजिटिव 5/2, यहाँ पे 1/3 एंड यहाँ पर 1/6, हमने नंबर को एक तरफ कर दिया। ये हमने नंबर को यहाँ पे अलग कर दिया है। बाकी आप देखेंगे क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, वहां पे हमने 1 मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं, है ना, अलग अलग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 3 2 3 5 2 3 6 इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा करके देखें। 3 2 3 5 2 3 6, कितना लंबा जो एलसीएम में देखो। अब यहाँ पे 2 से कर ले तो ये 3 2 1 जा 2 3 5 2 1 जा 2 3 2 3 जा 6, अगेन 3 से करें 1 1 1 5 1 1 1, ठीक है। अब क्या होगा 3 2 जा 6 5 जा 30, एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया एलसीएम, ठीक है जी। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, चेक कर लो वैसे तो। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 के 30 30 टाइम 35 जा 150, इतना बेसिक चीज तो आता होगा। ये हो गया 10 टाइम में, तो ये हो गया 10m हो गया। अब यहाँ पे 2 15 जा तो 15m हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 10 जा तो ये हो जाएगा 10m²। यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 जा 60m²। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 6 जा 30 तो 6m हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 15 जा 30 तो 15 बचे 75, है ना। 3 यहाँ पे 10 टाइम में हो जाएगा, 3 10 जा 30 10 और यहाँ 6 5 30 तो 5, ठीक है जी। अब फटाफट कैलकुलेट करिए, लाइक टर्म 150m², 10m² और 60m²। ये हो गया 160m² माइनस 60 तो 100m², माइनस का 10m माइनस का 15m माइनस का 25 माइनस का 25 प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा माइनस का 19m। अब क्या हो गया 75 प्लस 10 85, 85 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस का आपका 80 हो जाएगा, डिवाइड बाय 30। अब ये तो कुछ और होना नहीं है, ऊपर ना तो कॉमन आ रहा कुछ नहीं आ रहा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है इस तरीके से। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा और पार्ट है फटाफट देख लीजिए, सिंपलीफाई है। 2 पार्ट है इसके अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है 2.5p माइनस 0.5q मल्टीप्लाई 2.5p प्लस 0.5, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस b, a माइनस b, क्या हो गया भैया a² माइनस b², है जी, बहुत सिंपल। अब फटाफट कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 0.5q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6.25p² माइनस का 0.25q²। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ 2 लाइन का आंसर है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट भी फटाफट देख लीजिए यहीं पर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस 2b प्लस c और a प्लस 2b माइनस c। अब अगेन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है कि हम इसमें भी आइडेंटिटी ढूंढें। तो इसको हम फर्स्ट टर्म अगर कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम सेकंड टर्म कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम सेकंड टर्म, तो अगेन आपको दिख रहा होगा यही सेम आइडेंटिटी, ये वाला a प्लस b a माइनस b यहाँ पर भी अप्लाई होता नजर आ रहा है। ये a प्लस b a माइनस b, बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है, इसी पर्पस से दिया होता है क्वेश्चन। हम क्या करने जा रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी a² 2ab तो
2 2 2 जा 4 AB प्लस में 4B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने कौन सा लगाया, A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी। दो लाइन का सवाल यहाँ भी, दो लाइन का सवाल यहाँ भी, तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे चलेंगे, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ABCD को इन्होंने पैरेललोग्राम बताया हुआ है, तो हमने मेंशन कर दिया। ये रहा आपके पास, यहाँ पे ये डायग्राम है, ये 90 डिग्री पर ड्रॉप किया गया है लाइन, ऐसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा E, ये यहाँ पे B, ये रहा C, ये रहा A, ये रहा F, ये रहा हमारा D 90 डिग्री पर, अगेन यहाँ पे 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया Z हो गया, यहाँ पर ये हमारा Y हो गया, और ये हमारा X हो गया। हमें X, Y, Z की वैल्यू निकालनी, इस क्वेश्चन बहुत सिंपल। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट जो एंगल होते हैं हमारे बराबर होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। मतलब X और Z हमारे क्या होने वाले, यहाँ पर इक्वल होने वाले, ठीक है। X और Z हमारे क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। तो हम सबसे पहले लिखेंगे X इक्वल टू Z, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी यहाँ पर, X और Z क्या हमारे बराबर हैं। अब उसके अलावा कुछ और हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या, अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे 40 डिग्री हमारे पास मेंशन किया हुआ है, 40 डिग्री। अब ये 90 हमें पता है, ये 90 का साइन है 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BEC, क्या लिखते हैं BEC, ये ट्रायंगल का साइन है BEC, जिसमें हमारे पास जो एंगल B है, एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल BC बराबर कितना 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल B X है, एंगल E 90 डिग्री है, और एंगल ये आपका 40 डिग्री है। 180 डिग्री X प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, X इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, हियर इज आपका 50 डिग्री। तो अगर X 50 आ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है Z भी आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि X और Z आपका दोनों ही क्या हो गया, 50 डिग्री हो चुका है इस क्वेश्चन में। X और Z कितना हो गया, 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें आपको यहाँ पे y की वैल्यू भी बतानी है। तो y की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं, बहुत सिंपल, बताइए y की वैल्यू कैसे बता सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है y की वैल्यू बताने का, एक तरीका ये है कि आप देख रहे होंगे कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बनाएगा। ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको, मैं ऐसे बना दूं कि ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा कितना बनाएगा, 90 ही बनाएगा। ये पूरा हिस्सा कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो इसका मतलब हमें तो y बताना था। अगर हमें ये वाली वैल्यू पता हो जाए, ये वाली वैल्यू, तो हम y की वैल्यू बता सकते हैं। या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ये अगर हमारे पास पूरा 90 है, ये 40 डिग्री, तो क्या करते हैं हम, देखिए बच्चों देखो हमारे पास क्या पॉइंट बन रहा है। ये जो आपका दिख रहा है x प्लस ये जो कंप्लीट एंगल है, जो कि हमारा यहाँ पर हम कह सकते BCD है, एंगल BCD बराबर 180 डिग्री बनेगा। क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये जो पूरा कंप्लीट एंगल कैसे सम टोटल में 40 प्लस y प्लस ये खाली वाला पोर्शन जिसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। तो हम क्या कहते हैं, 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 की वैल्यू फाइंड कहां से होगा, इस वाले ट्रायंगल से। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल FDC, जिसमें एंगल F कितने डिग्री का है, एंगल F आपका 90 डिग्री का पड़ेगा। एंगल D हमने कैलकुलेट कर लिया है, और जो एंगल 1 हमने नाम दिया, तीनों मिला के हो गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। F हो गया 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सिंपल सी बात है। एंगल D जो कि Z था, Z की वैल्यू ऑलरेडी 50 बता चुके हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एंगल 1 निकल के आएगा कितना, एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 50 140। तो हमारा कितना निकल गया, एंगल 1 40 डिग्री। अब जैसे ही एंगल 1 निकल गया तो काम खत्म। हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ध्यान से। x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, x की वैल्यू कितना है अपने पास 50, ठीक है जी। जो BCD है, BCD तीन चीजों से मिलकर बना हुआ था, एंगल 1 प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो गया 180, ऑलरेडी लिखा पड़ा है। अब देखो 50, एंगल 1 कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, y हमें पता नहीं, ये रहा 40 डिग्री। अब आप कैलकुलेट करो, सवाल खत्म। 40 40 80 और 20 कितना हो गया, 80 20 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस y बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो भाई आप देखो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास Z भी 50, X भी 50, Y भी 50, तीनों 50। सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा इधर उधर है। प्रॉपर्टी क्या क्या लगा दिया, एक तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी दो बार लगाया हमने, को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगाई। और कहीं ना कहीं ये जो आप देख पा रहे हो ना BCD जो सम टोटल हमने करके दिखाया यहाँ पर 1 y और 40, ये एडजेसेंट एंगल है। क्या बनाता है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता क्या है, जहां पर एक देखो ध्यान से, ये देखोगे ना, ये एडजेसेंट एंगल है जहां पर एक आपका नॉन कॉमन आर्म है, एक पेयर ऑफ कॉमन आर्म है, और ये वर्टेक्स होता है कॉमन वर्टेक्स। तो एडजेसेंट यहाँ भी आप देखो एडजेसेंट बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये एडजेसेंट की प्रॉपर्टी से भी काम करती है। ये प्रॉपर्टी सब लगा के हमने तीनों वैल्यू निकाल दिया, और ये 5 नंबर के अच्छा सवाल था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल 13 पे।
नंबर 13 देखिएगा बच्चों, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल सवाल है ये भी सारे के सारे। ये फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा हुआ सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस का 12। अब यहाँ पर क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। भी हमने क्वेश्चन किया था पिछले इसी पेपर में, तो उसमें भी हमने ये कोशिश किया था, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया था। तो क्या होगा, सी स्क्वायर हमें 12, वर्किंग नोट करके दिखा देता हूं आपको। देखो वर्किंग नोट क्या है, सी स्क्वायर इंटू माइनस 12, तो क्या आ गया माइनस 12 सी स्क्वायर और माइनस 4c के दो टुकड़े कर दीजिए इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने में 12 सी स्क्वायर आता है माइनस का, और ऐड करने में माइनस 4c आ जाए। तो भी सिंपल सी बात है, 6 2 या 12 होता है, 6c और 2c, माइनस का 6c प्लस का 2c। अब माइनस 6 प्लस 2 कितना है, माइनस का 4, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ गया। अब यहाँ पर यही दो टर्म आपने जो स्प्लिट किया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इस तरह से लिख दिया, पहला और लास्ट सेम रहता है। ग्रुपिंग कर दिया हमने, यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, c कॉमन आ गया, c माइनस 6, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, c माइनस 6। अच्छी बात ये ध्यान रखिएगा, ये हम खुद से चेक कर सकते सही है या गलत। ये ब्रैकेट में जो टर्म दिख रहा है ना, ये सेम होना चाहिए, जो फैक्टर दिख रहे हैं ब्रैकेट वाले सेम होना चाहिए। तो c प्लस 2 एक फैक्टर और c माइनस 6 एक फैक्टर, दोनों सेम है तो एक बार यहाँ पे दो फैक्टर हो गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो हमेशा याद रखिए दो ही फैक्टर होंगे। क्यूबिक होता तो कितने फैक्टर होते, 3 फैक्टर होते। नेक्स्ट सवाल इसी का क्या था, ये सवाल है आपका v की पावर 4 माइनस 256। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करने वाले हैं, पावर को ब्रेक करेंगे। तो v का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, और 256 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर भी 16 का स्क्वायर लिख रहे, तो क्या लिखता हूं 16 का स्क्वायर। बाद में हम इसको अलग कर लेंगे। ध्यान से, मैंने पावर 4 को 2 टाइम ब्रेक किया, पर्पस क्या है कि हम एक आइडेंटिटी लगा सके यहाँ पर। 256 को हमने 16 के फॉर्म में ब्रेक किया, बाद में हमको 4 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी, a प्लस बी की। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 16, पहले प्लस वाला टर्म लिख लीजिए, वी स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया दो टर्म, वी स्क्वायर, ये स्क्वायर ये वाला अंदर वाला, यहाँ 16 का 16, फिर वी स्क्वायर प्लस 16, दो हो गए, a स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। ये मेरा क्या है यहाँ पर वी स्क्वायर, बी क्या मेरा 16 है। इसको फिर आगे दो टर्म में और ब्रेक करो सेम फॉर्मूले से, इधर वाले टर्म को ब्रेक नहीं कर सकते, ये ऐसे रह जाएगा। यहाँ फिर होगा तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर और 16 क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर, तो ये आगे ब्रेक होकर क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा v माइनस 4 v प्लस 4। तो ये आपके पास फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 के जो दोनों पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब 13 का जो और पार्ट है आप देख लीजिए, लास्ट है हमारा क्वेश्चन में 13 का और, क्वेश्चन में 13 का और देख लीजिए। 5 मार्क्स का सवाल कितना सिंपल हो सकता है, लिखा हुआ है 15 y प्लस 3 और y स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाय 5 y स्क्वायर माइनस y माइनस 12, कैलकुलेट करेंगे। अब देखो पहले जो कटा काट दिया 5 3 जा 15, सिंपलीफाई हो गया, ऊपर में 3 बच गया, y प्लस 3 कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एक आइडेंटिटी लग रहा है, क्या लग रहा है, देखो y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, नीचे में मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ फिर से, y स्क्वायर 4y प्लस का 3y माइनस का 12। अगेन हमने 2-3 बार कर चुके हैं, वही है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड हमने अप्लाई किया यहाँ पे। 3y प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका y माइनस 4 y प्लस 4। नीचे देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग करिए, कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 3 y माइनस 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इधर आपका ऊपर देखिए 3 y प्लस 3 y माइनस 4 y प्लस 4। ठीक है जी, अब नीचे में क्या हो जाएगा, एक टर्म हो गया y प्लस 3 और एक टर्म हो गया हमारा y माइनस 4। y प्लस 3 से y प्लस 3, y माइनस 4 से y माइनस 4, क्या बच गया 3y प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3y प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये 5 मार्क्स का सवाल, ये भी बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पे लगाया और नीचे में हमने फैक्टराइजेशन मेथड करा और बाकी जो सिंपलीफाई होता चला गया, हमने काटते चले गए, तो हमारा फाइनल आंसर मिला 3 ब्रैकेट में y प्लस 4। ये हमारा लास्ट सवाल था सेक्शन बी का। सेक्शन ई हमारा केस बेस्ड स्टडी है और सेक्शन ई का जो सॉल्यूशन है हम जल्दी अपडेट करेंगे आप सबके लिए। बाकी क्वेश्चन ये पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो मेन पार्ट थे हमने इसके 4 सेक्शन खत्म कर दिए, 5वां सेक्शन होल्ड है, तो बाकी 4 सेक्शन आप अच्छे से समझ के कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, बाकी जो हमारा ये मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन था, जो मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड किया था सेक्शन ए का, बी सी और डी का भी साथ में अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए, और ई का मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। और बाकी जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा आप सबके लिए। धन्यवाद।